Welcome back students. In our last video number 13 from our Democratic Politics chapter 4 Electoral Politics. Okay. So in last video number 13, we had discussed about the voter list, okay, which is a common name for electoral roll. Okay. So today we are going to discuss about the new topic which is related to the election process in our country, and today's topic is nomination of candidates. So it's been a very long topic, so I have written very few points, okay, which I thought are more important, and most of the things we have to do with the verbal communication. Okay, so before going through the points, okay, have a small discussion about how it happens. Okay, so as you know that elections are going to take place in our country after every 5 years. Now every 5 years is what? After the completion of a tenure of particular assembly, whether it is a Lok Sabha or it may be a state legislative assembly. So हर 5 साल के बाद में लोक सभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हमारे कंट्री में इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, विच इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी स्वायत्त संस्था है. यानी उस इलेक्शन कमीशन के कामकाज पर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है. सो इट वर्क्स एज एन independent commission, just like we are having an independent judicial system in our country. So for the purpose of election conduction, election commission of India एक independent system बनाया गया है. तो हर 5 साल के बाद में इंडिया में इलेक्शंस होंगे. इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है. कभी यदि इलेक्शन करवाने की आवश्यकता 5 साल के पहले भी पड़ गई तो भी इलेक्शन करवाएगा कौन? अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो वेल, इलेक्शन जब करवाना है, चाहे जनरल इलेक्शन हो या फिर बाय इलेक्शन, तो उसके लिए बाकायदा एक ऑफिशियल नोट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज करता है. इन्हें बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस की डेट डिक्लेयर करता है. अभी ये इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करने का मतलब द डेट इज नॉट ए वन सिंगल डेट, क्योंकि उस एंटायर इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हैं. सो हर एक स्टेप्स की, हर एक प्रोसीजर की क्या दे रखी है? डेट दे रखी है. ओके, सो दैट इज द एंटायर सिस्टम अनाउंस्ड एंड दैट इज नोन एज नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन. ओके, सो उस नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन बहुत सारी अलग अलग तारीखें डिक्लेयर करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तारीख को वोट कास्ट होगा. वोट कास्टिंग के 15 दिन पहले फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिक्लेयर की जाती है. फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट डिक्लेयर करने के 8 या 10 रोज पहले तक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट होती है. सो इस तरीके से अलग अलग डेट्स का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है और उस डेट के हिसाब से अलग अलग प्रोसीजर्स होती हैं. ओके, सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? नॉमिनेशन प्रोसीजर ऑफ कैंडिडेट. तो पहला जो सवाल उठता है कि इलेक्शन प्रोसेस में कौन व्यक्ति एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसे पार्टिसिपेट करने की इजाजत है. अगेन नंबर ऑफ थिंग्स आर टू बी देयर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड ही शुड कंप्लीट मिनिमम एज 25 इयर्स. ओके, और भी छोटे छोटे नॉर्म्स हैं, बट जो मेजर चीजें हैं वो कौन सी है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 25 वर्ष की आयु, 25 years of age, the person must have completed. Okay, apart from that, insane नहीं हो, पागल नहीं हो. In few cases,
okay, which I have not written here, but in few cases if the person is being charged under the serious criminal cases, so वो एक उसके सिस्टम अलग है, लॉ कानून में बहुत लंबी प्रोसीजर डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इफ द पर्सन इज बुक्ड फॉर एनी क्रिमिनल चार्ज then the person is not allowed to be a candidate in an election. Okay, so that will be a very different matters, not as a general subject. वो law का matter है, that is more important for the students of law. Well, so the person should be or the person who is going to be a candidate must have completed minimum age as 25 years, and obviously the person should be an Indian citizen. Okay, so it is being decided. Then the nomination is done after the announcement of election by the election commission. वो जो nomination form है वो कब fill करेंगे? When the election commission has announced the dates of the election. Okay, now the candidate has to fill nomination form and deposit some money as security deposit. अब नॉमिनेशन की डेट हुई, नॉमिनेशन डेट पर जो कैंडिडेट है वो क्या फिल करेगा? नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेगा। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मांगी जाती है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, एज एंड मेनी अदर इंफॉर्मेशंस। ओके, सो कैंडिडेट नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेगा एंड अपार्ट फ्रॉम filing or submitting the nomination form, the candidate has to deposit some amount of money. That is known as what? Security deposit. Okay, आप लोगों ने कॉमन डे टू डे लैंग्वेज के कन्वर्सेशंस में सुना होगा जमानत, कि जमानत क्या हो गई? उस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। सो दैट जमानत इज व्हाट? द सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक निश्चित अमाउंट होता है, पैसा होता है जो कैंडिडेट को अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के साथ में इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जिसके पास फॉर्म जमा करेंगे, वहां पर ये डिपॉजिट जो पैसा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ेगा। ओके, इफ द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू गेट द मिनिमम वोट्स, ओके, जो एक मिनिमम वोट्स है वो डिसाइड करता है कि विनर कैंडिडेट्स के पास कितने वोट्स हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। उस रेशियो से कम वोट जिन कैंडिडेट्स को मिले हैं उनका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट के पास में जब्त हो जाएगा। जब्त का मतलब अब वो पैसा किसका हो गया? गवर्नमेंट का हो गया। ओके, सो दैट इज व्हाट द सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। कैंडिडेट्स कैन बी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एंड अ पार्टी कैंडिडेट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। ओके, हिंदुस्तान में वी हैव गिवन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी टू ऑल द सिटीजंस। ओके, नाउ दिस मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज ए राइट टू कास्ट द वोट। बट इसको यदि ब्रॉड सेंस में हम समझे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इस बात को भी मानती है कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री has a right to be elected as a representative. Now, if every citizen of the country has a right to be elected as a representative, का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? देश में कोई भी व्यक्ति यदि चाह रहा है तो वो एज ए कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। That is what the provision of independent candidate is mentioned here. Okay, परंतु जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर पॉलिटिकल प्रोसेस में इंस्टेड ऑफ ऑल द कॉमन सिटीजन्स हु आर टेकिंग द पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर सारे सिटीजन्स इकट्ठे इलेक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन? इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सो जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप मोस्ट मेंबर्स होते हैं, दे आर डिसाइडिंग कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हु इज गोइंग टू फाइट एन इलेक्शंस। ओके, सो इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज हु आर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन, द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू पर्टिकुलर पार्टी। इसलिए अधिकतर इलेक्शंस में कौन होते हैं? पार्टी कैंडिडेट्स। और पार्टी कैंडिडेट्स मतलब वो जो कैंडिडेट है वो
इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रहा है, ओके, बट एक्चुअली द कैंडिडेट इज रिप्रेजेंटिंग विच पॉलिटिकल पार्टी, मे बी भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके. सो दैट इज व्हाट द प्रोविजन, और द इलेक्शन इज बेसिकली फॉट among the political parties, okay. So election process में candidates independent candidate भी हो सकते हैं, but majorly जो election fight है, जो वाकई में टसल होता है, competition होता है, that competition takes place between the party candidates. तो जो political parties हैं वो भी क्या करते हैं, वो अपने candidates को nominate करेंगे, ओके, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होंगे. अब सवाल ये उठता है कि डिफरेंस कैसे पता चले कि विच कैंडिडेट इज ए कैंडिडेट फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड विच कैंडिडेट इज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. वेल, इलेक्शन कमीशन में इस बात की भी व्यवस्था है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स. दो प्रकार के नॉमिनेशन फॉर्म्स होते हैं जो इलेक्शन कमीशन इश्यू करता है, ओके. सो वन टाइप ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, उसको एबीसीडी वगैरह एक पर्टिकुलर मार्किंग दी जाती है. सो वन टाइप ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म विच इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पार्टी कैंडिडेट्स, ओके. अब फॉर एन एग्जांपल में भी हम कह लें कि महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल 283 सीट्स हैं, ओके. यानी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिमम कितनी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स खड़ा कर सकती है, 283, ओके. सो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करेगी कि वी आर गोइंग टू फाइट ऑन 240 सीट्स आउट ऑफ 283. हम 283 सीट्स में से 240 सीट्स पर चुनाव लड़ना चाहते हैं. हम चुनाव लड़ना चाहते हैं मीन्स द कैंडिडेट्स of that political party are going to fight an election on 240 seats, okay. So the election commission issued how many nomination form for the party candidates? 240, okay. There is no restriction कि 240 पे लड़ना है, 283, but 283 is the maximum, okay. So सारी सीट पे चुनाव लड़ना है तो 283 forms, nomination forms will be given to the president of स्टेट यूनिट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी. उस पॉलिटिकल पार्टी की जो स्टेट यूनिट है उसके प्रेसिडेंट को वो 283 फॉर्म्स दे दिए, ओके. तो जो कैंडिडेट उस पॉलिटिकल फॉर्म को या उस नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करके और अपने चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एप्लीकेबल है वहां जमा करेगा, सो दैट कैंडिडेट इज कंसिडर्ड एज ए पार्टी कैंडिडेट. तो वो जो स्टेट पॉलिटिकल यूनिट है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट यूनिट है, उसके प्रेसिडेंट को फॉर्म दे दिया गया. वो प्रेसिडेंट ये फॉर्म अपने अपने कैंडिडेट्स को देंगे. कैंडिडेट्स जो हैं वेल एक्सपीरियंस लीडरशिप के गाइडेंस में उस नॉमिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे, ओके. एंड देन ऑन ए पर्टिकुलर डेट, द डेट इज गिवन, दैट इज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, this is the last date for filing the nomination form, okay. So on or before that particular date, the candidate will deposit its nomination form along with the security deposit to the election officer, okay. So normally हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पर they are considered as what? The district इलेक्शन ऑफिसर. सो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में जाकर के कैंडिडेट्स विल फाइल देयर नॉमिनेशन फॉर्म एंड दे आर सपोज टू डिपॉजिट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आल्सो, ओके. इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म डिफरेंट होगा, ओके, एंड दोज आर कॉल्ड एज फॉर्म ए, बी और सी. सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स विल बी हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, ओके. सो वो जो व्यक्ति है who wants to fight an election, okay, so they have to take which form? The forms which are applicable for the independent candidate, okay. अब independent candidate अपने लिए फॉर्म अलग फिल करेगा एंड ईच ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म उनके कुछ सपोर्टर्स के साइन भी होते हैं, ओके. कि पार्टी कैंडिडेट्स हैं तो
तो वहां की पार्टी यूनिट का जो प्रेसिडेंट है उसके साइन होंगे कि वी आर नॉमिनेटिंग दिस पर्सन एज ए कैंडिडेट फ्रॉम आवर पॉलिटिकल पार्टी। सो उस पे पार्टी कैंडिडेट्स के प्रेसिडेंट्स के क्या रहेंगे, साइन रहेंगे। एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए उनके सपोर्टर्स के साइन होंगे। ओके, so this is what for the independent candidate and party candidate. More importantly, all the political parties are having their fixed political symbols. Okay, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सिंबल क्या है, लोटस। ओके, फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस हाथ का पंजा। ओके, फॉर शिवसेना इट इज व्हाट, bow and arrow, तीर कमान। So different political parties are having their political symbol. What is the benefit for the party candidates? Okay, the party candidates are getting that political symbol for fighting the elections. Okay, so जो political party के candidates होंगे which are considered as the party candidates, they will be having what, that political symbol, उनको political symbol मिलेगा। Independent candidates, there is no fixed political symbol कि इस कैंडिडेट को ये मिलेगा, बट सिंबल्स आर देयर। ओके, तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी सिंबल्स हैं, बट वो सिंबल्स नहीं मिलेंगे विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और सेफ फॉर द पार्टी कैंडिडेट्स। तो उसके अलावा बहुत सारे सिंबल्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास में है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैन चूज कि मुझे ये पॉलिटिकल सिंबल चाहिए व्हाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन फॉर्म। यदि उसमें कुछ टसल आता है देन द इलेक्शन कमीशन कैन डिस्कस विद दोज कैंडिडेट्स जहां पर दोनों ने सेम पॉलिटिकल सिंबल चुना है। ओके, सो दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन रिलेटेड टू द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। वेल, सो अपार्ट फ्रॉम नॉमिनेशन अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, नॉमिनेशन तो फिल करेंगे ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के हिसाब से इलेक्शन कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड वन मोर सिस्टम, ओके, along with the nomination form. So after, apart from nomination, a new system of declaration is also introduced. Okay, nomination form के अलावा सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अंडर में इलेक्शन कमीशन ने एक नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है और दैट इज ए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ओके, सो नॉमिनेशन फॉर्म और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के अलावा कैंडिडेट्स अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करते हैं। Now what is the meaning of self declaration form? In this self declaration form, the candidates have to mention some of the important information related to his personal life. Okay, now what are the related informations? Any serious criminal case which is pending against the candidate. Okay, उस कैंडिडेट के अगेंस्ट में यदि कोई सीरियस केस चल रहा है, क्रिमिनल केस, तो उसकी जानकारी देना है कि इस जिले में, इस अदालत में, इस आरोप के अंडर में this number of case is pending against me. Okay, so this information has to be given by the candidate in declaration form. Then candidate has to declare his or her educational qualification. ओके, उसे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिक्लेरेशन देना है। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन कैन आस्क फॉर द सर्टिफिकेट्स आल्सो, डिग्रीज और मे बी इन टर्म्स ऑफ मार्कशीट। इसके अलावा द कैंडिडेट हैज टू डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर बीइंग होल्ड बाय हिमसेल्फ अलोंग विद हिज फैमिली मेंबर्स। सो इस डिक्लेरेशन फॉर्म में कैंडिडेट को अपने द्वारा, यानी उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसके फैमिली मेंबर्स के पास में कितनी प्रॉपर्टी है। ओके, बोथ द मूवेबल एज वेल एज द इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ओके, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी मस्ट अंडरस्टैंड, ओके, अंडर दिस टॉपिक नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये जो चीजें हैं विच आर इंपॉर्टेंट in consideration of the process of nomination of candidates. Okay, यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है कि हर एक पॉलिटिकल लीडर्स की डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। ओके,
और हम उसको दूसरे शब्दों में समझें कि फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द कैंडिडेट मस्ट हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री. Okay, to become a doctor, the candidate must have minimum MBBS degree. But there is no fixed educational qualification for a person to be elected or chosen as a representative. नेताओं के लिए कोई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं. सो ऐसा क्यों नहीं है इंडिया में कि हमने एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने के लिए कैंडिडेट की कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है. ओके, सो देयर इज ए बेसिक रीजन बिहाइंड दिस. एक बहुत अच्छा कारण है और उस कारण के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किसी भी कैंडिडेट के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं की. और वो कारण क्या है कि it is not necessary for a person to have a minimum educational qualification to understand the problems of the people. Ultimately, हम रिप्रेजेंटेटिव इसलिए इलेक्ट करते हैं ताकि वो देश की जनता की सेवा के लिए, भलाई के लिए काम करें. ओके, और वो देश की जनता की सेवा या भलाई तब कर पाएंगे जब वो देश के लोगों की वास्तविक जरूरतों को समझे, उनकी फीलिंग्स को समझे, उनके रिक्वायरमेंट को समझे. सो लोगों की फीलिंग्स या रिक्वायरमेंट को समझने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं. पर्सन बहुत पढ़ा लिखा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्सन कैन जज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल. ओके, whereas there are people who are not educated in terms of educational qualification, but they proved themselves as a very good leaders. Okay, so second is जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को वोट देने का अधिकार भी प्रदान करता है, as well as constitution also providing the rights to all the citizens to be elected as a representatives. ओके, देश के हर नागरिक को एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होने का अधिकार है. अब यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहां फिक्स कर दिया जाए तो इट वुड डिनाई लार्ज पॉपुलेशन ऑफ कंट्री टू गेट द राइट टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, यदि एज ए कैंडिडेट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है एप्लीकेबल कर दें तो कंट्री के बहुत सारे सिटीजन सिर्फ इसलिए अपने इस अधिकार से वंचित रह जाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव दैट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. ये एक बेसिक रीजन है जिसके चलते एज ए कैंडिडेट चुनाव में खड़े होने के लिए हमारे कंट्री में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं दिया. अगेन, रिप्रेजेंटेटिव्स आर द चॉइस ऑफ द पीपल. अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेटिव्स कौन चुन रहा है? कंट्री के सिटीजन चुन रहे हैं. ओके, सो इट इज द राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू होम दे वांट टू इलेक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, सो डिक्लेरेशन फॉर्म्स में और अदर मीडियाज के जरिए ऑलरेडी पीपल नोज वेल कि जो कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है the person is this much educationally qualified or not. So ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस व्यक्ति को एज ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज नाउ ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर. सो लोगों को यदि अनपढ़ व्यक्ति पसंद आ रहा है, अनपढ़ से सेंस ये है कि वो उस मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर रहा, बट स्टिल पीपल लाइक, लोग क्यों उसको चुन रहे हैं? बिकॉज दे थॉट, they had their experience that this person proves as a better representative for us than the others. Okay, so these are some reasons due to which there is no fixed educational qualification criteria in country for the candidates to be fighting an election. Okay, thank you. So I hope so you understand well this topic. Okay, in next video we'll discuss one more topic related to the election process in India. Thank you.